प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। आज मैं नए नए ई लेक्चर के साथ मैं आज आपके साथ में बात करूंगा। तो हम मुग़ल शैली के बारे में चर्चा कर रहे थे, मुग़ल शैली के बारे में पढ़ रहे थे। इसी ई व्याख्यान श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम मुग़ल चित्र शैली के पतन के बारे में बात करेंगे कि मुग़ल शैली किस प्रकार से विकसित होती हुई, उद्भव होती हुई, विकसित होती हुई, विकासशील होती हुई और अपने पतन चरण में आती है। तो आज हमारे ई व्याख्यान का जो विषय है वो है मुग़ल चित्र शैली का पतन। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं जैसा कि प्रत्येक शहंशाह सम्राट, मुग़ल सम्राट के शासन में ये शैली पनपी, अपने उनके रुचि अनुरूप ये शैली को प्रारंभ हुआ, रुचि अनुरूप ये शैली पनपती रही और परिवर्तित होती रही। उसी प्रकार मुग़ल चित्र शैली का पतन कैसे हुआ हम अध्ययन कर रहे हैं। तो शाहजहाँ के समय तक दरबारी चित्रकार और अन्य मुग़ल चित्रकार कार्य करते रहे और शाहजहाँ की मृत्यु के पश्चात मुग़ल जो साम्राज्य था उसमें कई प्रकार के संघर्ष आते गए और फिर इस संघर्षों के बीच में औरंगजेब का शासन हुआ और औरंगजेब कट्टर मुस्लिम था। वो चित्रकला और कला से संबंधित कला में कम रुचि रखता था और वो चित्रकला को इस्लाम के खिलाफ मानता था और उसने कला में ज़्यादा योगदान नहीं देते हुए जो पहले से जो कलाकृतियाँ थी उनको नष्ट करने का उसने भारतवर्ष में कार्य किया। और इस औरंगजेब की इस प्रवृत्ति से परेशान होकर कई चित्रकार अनेक क्षेत्रों में चले गए। तो ये और वो अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपनी कला का विकास किया, लेकिन इस प्रकार स्थानीय शैलियों में वो उतना योगदान देते रहे। किंतु कुछ छुटमुट चित्र हमने औरंगजेब काल में देखने को मिलते हैं, तो जिसमें जो लंदन म्यूजियम और अन्य म्यूजियमों में स्थित है। तो एक चित्र है जिसमें औरंगजेब को बीजापुर घेरे के समय चित्रित किया गया और वृद्ध औरंगजेब को सोने के सिंहासन पर, हरी गद्दी पर बिठाया गया और उसके मुख के चारों ओर सुनहरा आभा मंडल बनाया गया। और 1761 ईस्वी में ईरान के शासक नादिर शाह ने मुग़लों के शासन को काफ़ी क्षति पहुंचाई और मुग़ल सल्तनत को लगभग नष्ट प्राय कर दिया। और कुछ समय पश्चात मुग़लों का जो रहा शासन था वो आलमगीर द्वितीय के समय समाप्त हो जाता है। इसके बाद के शासकों में इनकी शक्तियाँ मुग़ल शासकों की क्षीण होती गई और वह केवल नाम मात्र के शासक रह गए। और जो मुग़ल कला का जो सुंदर रेखांकन था, कोमलता थी, रंगों का सूफियापन था, सजीवता थी, वो लगभग नष्ट होने लगी। और 18वीं सदी के आसपास कहीं मुग़ल चित्रशैली में नई जागृति आई, पुनः चित्रों के विशेषताओं में बदलाव आया और औरंगजेब का उत्तराधिकारी जो आलम शाह, जो बहादुर शाह के नाम से भी जाना जाता है, वह एक विलासी जीवन व्यतीत करने लग गया और कलाओं के प्रति कुछ रुचि बताने लग गया। इसके पश्चात जहांदार शाह गद्दी पर बैठा और इसके समय का रोम संग्रहालय में संग्रहित एक चित्र है, दरबारी चित्र, जिसमें दरबारियों के नाम लिखे हुए और हल्के रंगों और सुनहरे रंगों का प्रयोग किया गया। इसके पश्चात कला विलासी और शासक कला विलास और उनकी प्रति कला का लगाव था। उसके बाद में जो मुग़ल चित्र की विशेषताएँ जो थी वो क्षीण होती रही। सुलिपि में कठोरता व अपरिपक्वता आती गई, रेखांकन भी कमज़ोर होता गया। चित्रों की सजीवता में, जैसा कि पहले बताया गया था कि सजीवता में कमी आती गई। तो कुल मिलाकर मुग़ल चित्र शैली का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया या अंतिम समय में अपने प्रवेश करने लगी।
तो प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय चित्रकला के इतिहास में दृष्टिपात किया जाए तो हमें ज्ञात होता है कि मुगल चित्र शैली अनेक कारणों से भारतीय चित्रकला में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और मुगल चित्र शैली के कारण कला में नए प्रयोग होने लगे, नई रंग रोशनाएँ आई, नए भाव आए, नए विषय आए, और इसका भारतीय कला के साथ में समन्वय होता गया, जिससे चित्रकला का सर्वांगीण विकास हुआ। और मुगल कला प्रेमी मुगल शासकों ने भारतीय साहित्य को भी लोकप्रिय कथानकों का चित्रांकन कराया। मुगल शासकों की यह स्थायी देन भारतीय कला के इतिहास में अविस्मरणीय है। और मुगल चित्र शैली की ठोस एवं सुंदर पृष्ठभूमि राजपूत शैली की परंपराओं को लेकर पहाड़ी और उसकी विभिन्न उपशाखाओं के जन्म के कारण भारतीय कला को एक नई दिशा मिली। और जैसे जैसे शहंशाहों का कला का जितना सम्मान होता गया, वैसे वैसे मुगल चित्र शैली पल्लवित होती गई, विकसित होती गई। और शहंशाह बाबर से लेकर औरंगजेब के समय तक भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक उत्थान एवं पतन का वास्तविक स्वरूप हमें तत्कालीन चित्रों को देखने से ही प्राप्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये मुगल शैली का आपके इतना सुंदर जो अध्याय है उसका अंत हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, ये मुगल चित्र शैली को के अब विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। क्यों मुगल चित्र शैली को भारतीय कला में इतना महत्वपूर्ण स्थान है, क्या विशेषताएं रही होगी। तो हम बात करते हैं मुगल चित्र शैली के विशेषताओं के बारे में। मुगल चित्र शैली को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग ईरानी चित्र शैली के चित्र तथा दूसरा भाग भारतीय चित्रांकन परंपरा के चित्र। और मुगल कला में इन दोनों चित्र शैलियों का महत्वपूर्ण समन्वय दिखाई देता है। और मुगल चित्र शैली भारत में ही नहीं अपितु एशिया और विश्व के कला में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जिस प्रकार मुगल साम्राज्य भव्यता, ऐश्वर्य और वैभव के साथ उदित हुआ, उसी प्रकार मुगल चित्रों का आकर्षण एवं विशेषताओं ने भारतीय कला में अपना महत्व अलग ही स्थान बनाया, जो इस प्रकार है। सबसे पहला आता है विशेषताओं में रंग। तो मुगल चित्रों में राजस्थानी लघु चित्रों के तरह ही रंग देशी रंगों का प्रयोग किया गया। और प्रमुख रंगों में गेरू, हिरोंजी, रामरज, राजवर्ती, नीला, जिसको लेपिस लाजुली भी बोलते हैं, मुल्तानी मिट्टी, सोना तथा चांदी का प्रयोग किया गया। रासायनिक रंगों में सिंदूर, सफ़ेदा, पीला आदि प्रमुख है। वनस्पति रंगों में काला जो है वो सरसों के तेल में दीपक में कपूर जलाकर काजल द्वारा बनाया जाता है। महावर लाख से तैयार रंग, नीला रंग नीले पौधे से तैयार रंग, पीला रंग फूल पत्तियों से प्राप्त रंग आदि रंगों में काम में लिया जाता था। इसी कारण मुगल चित्र शैली के रंग और अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बन गए। सेकंड आता है महत्वपूर्ण जो है वह है छाया या पर्दाच प्रथा। मुगल चित्र शैली के चित्रों में सादृश्य, यथार्थता अथवा उभार या गोलाई दिखाने के लिए छाया प्रकाश के सिद्धांतों का पालन किया गया। व्यक्ति चित्रण मुगल चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही। और इस शैली के प्रारंभिक जो चित्र थे वो अधिकांशतः ईरानी कलम से ही बने, जिसमें छाया प्रकाश का विशेष स्थान दिया गया। और छाया पर्दाज यानी कि छोटे छोटे बिल्कुल बारीक ब्रशों के द्वारा अंकन किया जाना। नेक्स्ट है इसका मुगल अक्षर लेखन, सुलिपि जिसको कहते हैं। सुलिपि की कला जो है वो जहांगीर के काल में अपने चरम पर थी। और इस चित्र शैली के सुलिपि के उत्कृष्ट नमूने हैं जो अपना विशेष स्थान रखते हैं। इनमें मुख्यतः 4 सुलिपियों का विकास हुआ, जिसमें कोण वाली सुलिपि, मुड़े अक्षरों वाली सुलिपि, नस्तालिक जिसको बहुत मुड़े हुए अक्षरों वाली सुलिपि, शिकिस्त नस्तालिक एक ग्रुप जो है उसका ही एक ग्रुप है बड़े मुड़े हुए अक्षरों वाली। और मुग़ल बादशाहों ने सुलिपि को बड़ा महत्व दिया और इन सुलिपियों का बहुत महत्व है, बहुत बारीकी है। और इनका जो सौंदर्य है वो देखते ही बनता है, इनके कोणों का, इनके रेखाओं का। नेक्स्ट आता है आपका पशु पक्षी चित्रण।
मुगल चित्रों में पशु पक्षियों का चित्रण बड़ी सजीवता से हुआ है। मुगल शासकों को मुगल बादशाहों को पशु पक्षी पालने का बड़ा शौक था। इस कारण चित्रकारों ने अपने बादशाहों की रुचि अनुरूप पशु पक्षी के चित्र बनाए और लगभग सभी पशु पक्षियों के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त गेंडा, जेबरा, जिराफ आदि अनोखे पशुओं का भी अंकन हुआ है कि पशु पक्षियों का इतनी बारीकता से, इतनी कोमलता से, सजीवता से अंकन हुआ कि वो देखते से ही पशु पक्षी का आसानी से हमें आभास हो जाता है। नेक्स्ट है आपका चित्रों का विधान और उनकी साज सज्जा। इस शैली के अधिकांश चित्र कागज पर बनाए गए हैं। अच्छी किस्म का कागज गोदकर खूब चिकना कर लिया जाता था। चित्रकार एक घुटने पर बैठकर ताजी तबीयत से इस पर रेखांकन करता था। शरीराकृति के रेखांकन बनाने को भूत बांधना कहते हैं। इसे काले रंग से बनाते थे और शबीह के रेखांकन को ठेके की कलम कहते थे। इसमें एक चश्म चेहरा व एक ही बार में अंकित कर दिया जाता था। नकल बनाने में हिरण की खाल की झिल्ली का प्रयोग किया जाता था, जिसे चरबा कहते थे। इसमें छिद्र कर गेरू या काजल से खाका बना दिया जाता था। रेखांकन के उपरांत चित्रकार इस टिपाई को ध्यान में रखकर बारीक तुलिका से इसके विवरण को अंकित कर दिया जाता था, जिसे शबीह लगाना कहते हैं। इससे चित्र में असलियत, सजीवता आ जाती है। अन्य प्रकार के चित्रों में इसे सच्ची टिपाई कहते थे। रेखांकन के पश्चात चित्रकार एक एक करके रंग भरता था और चित्र सूख जाने पर उसे घोटता जाता था। इसे गदकारी अथवा रंगामेजी कहते थे। बहुत पतले रंगों का प्रयोग किया जाता था। एक रंग को सूखने के पश्चात दूसरा रंग लगाया जाता था। शरीर का रंग भरने को चेहरा ही कहा जाता था और चमकदार रंगों को चूह चूहा कहा जाता था। अंतिम रेखांकन को खुलाई कहते थे। चित्र की पूर्णता को तैयारी की कलम कहा जाता था और चित्र बन जाने पर हाथ पैरों में महावर तथा शरीर पर आभूषण अंकित किए जाते थे, जिसे मोती महावर कहा जाता था। एक चश्म चेहरे, तो एक चश्म चेहरे या एक चश्म मुद्राओं का अंकन बहुत हुआ है, जैसा कि हमने चित्रों में देखा था। और अकबर के शासनकाल में 2.25 चश्म चेहरों भी हमें देखने को मिलते हैं। खड़ी हुई मुद्राओं के हाथ में तलवार, फूल, पक्षी आदि अंकित किया जाता था। वस्त्राभूषणों में मुगल चित्रों में प्राय जामा, चुस्त पायजामा, कमर में पटका, पगड़ी पहने आदि वेशभूषा में चित्रित किया जाता है। पैरों में नोकदार जूतियाँ होती थी। व्यक्तियों की पेशे के अनुरूप, उनके क्या नौकरी करते हैं, क्या कार्य करते हैं, उनके अनुरूप उनको पोशाकें पहनाई जाती थी। पगड़ियों में कीमती मोतियों की कलंगियाँ भी चित्रित थी। इसके अतिरिक्त कानों में कुंडल और गले में मोतियों की मालाएं अंकित थी। स्त्रियों के पहनावे में सामान्यतः कुर्ता या पायजामा, आस्तीनदार चोली, जीना, आंचल, पायजामा या लहंगा पहने चित्रित है। आभूषणों में मोतियों की मालाएं, बाजूबंद, दस्तबंद, हाथों में कड़े, झुमके पहने आदि चित्रित है। वैसे तो मुगल कला में स्त्री आकृतियाँ कम ही चित्रित है और जो भी कई चित्रित की गई है स्त्री आकृतियाँ वो भारतीय परंपरा के अनुरूप ही है। आलेखन नेक्स्ट पॉइंट है। मुगल चित्रों में केवल हाशियों पर ही आलेखन का कार्य सीमित नहीं था, बल्कि फर्श, कालीन, पर्दों, छतों, स्तंभों, वस्त्रों आदि में भी चित्रानुरूप या जटिल आलेखनों का प्रयोग देखने को मिलता है। इन आलेखनों में फूल, पत्तियां, मानवाकृतियां आदि का प्रयोग किया गया है। दृश्य चित्रण और परिप्रेक्ष्य नेक्स्ट पॉइंट है। चित्रों में आगे पीछे की आकृतियों को परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर चित्रित किया जाता है। इस संदर्भ में मुगल चित्रकार को कम ही ज्ञान था, किंतु बाद में यूरोपीय परंपरा के से प्रभावित होकर दूर की वस्तुएं छोटी और आसपास की वस्तुएं बड़ी चित्रित की जाने लगी। वृक्षों तथा पर्वतों आदि को अलंकृत न दिखाकर स्वाभाविक रूप में अंकित किया जाने लगा। नेक्स्ट है आपका भाव भंगिमा है। मुगल चित्रों में यथार्थता के कारण अधिकांश मुद्राओं में स्वाभाविकता दिखाई देती है। इनमें सजीवता और भावाभिव्यक्ति की क्षमता है और अनेक प्रकार की भावभंगिमाओं का निरूपण किया गया है। आकृतियों को खड़े, बैठे, झुके, सलाम या मुजरा करते हुए आदि मुद्राओं में चित्रित किया गया है।
इस प्रकार मुग़ल बादशाहों के समय उदित हुई और इनके साथ ही पतन हुई है ये कला। मुगलिया चित्रण जिसमें कलात्मक सौंदर्य, रूप सौंदर्य और बारीकी रंगों का सूफियापन भारतीय चित्रकला का एक स्वर्णिम अध्याय है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये मुगल चित्रशैली का पतन और विशेषताओं के बारे में आपको मैंने ई लेक्चर बताया। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद।